वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों ये 14 मई 2023 को जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था, पूरी उस पेपर की एनालिसिस है कि उस पेपर में क्या क्या कितने से क्या आया है ना। तो उसको देखेंगे पहले फटाक से। पहले एक ब्रोशर दे रहा हूँ आपको कि कितना क्या आया, एक बार इसका अंदाज़ा लगाइए क्योंकि 17 मार्च को प्रीलिम्स है। अब समय बहुत कम बचा है, 1 महीने का टाइम है। देखिए जांच जो आरओ यारो के पेपर की चल रही वो तो चलती रहेगी। अब उसके जांच के चक्कर में बैठ के ये बताओ पढ़ना ही छोड़ दोगे, पीसीएस का पेपर नहीं दोगे क्या? तो यार वो भी तो पढ़ना है, उसमें तो जांच चल ही रही है। री एग्ज़ाम होगा अगर तब भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये बात भी तो समझिए। कड़वा सच ये है कि यार पढ़ाई तो उसके लिए करनी ही पड़ेगी। तो अब ये समझ लो, पहले पॉलिटी में देखो 23 में कितने सवाल आए थे, 22। इकोनॉमी से 11 है जिसमें से 7 करंट से थे। हिस्ट्री के 26 क्वेश्चन थे, 10 एंशियंट से थे, 5 मिडीवल से थे, 5 मॉडर्न, मतलब 11 मॉडर्न हिस्ट्री से थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 11 सवाल थे और टोटल ज्योग्राफी मिला दें तो 21 सवाल था, जिसमें से 11 वर्ल्ड का था, बाकी 10 क्वेश्चन मिक्स था। साइंस का 19 क्वेश्चन है, मिसलेनियस से 10 है, 6 एनवायरनमेंट के और 6 यूपी जीके के। करंट से सबसे ज़्यादा 29 सवाल हैं दोस्तों, समझ लो। तो कहने का मतलब है सिर्फ करंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, इससे करके कट ऑफ निकाला जा सकता है। तो अब मैं यूपी पीसीएस की कंप्लीट स्ट्रेटजी का एक वीडियो ये है कि पहली चीज़ मैं सेक्शन वाइज इन सब के टेस्ट कराऊंगा। सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग, ठीक है। बाकी लेटेस्ट पूरी करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा 1 महीने में, कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जो बच्चे यूपी पीसीएस 2024 का देना चाहते हैं प्रीलिम्स, वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप लोग इतना नाराज़ तो चल ही रहे हैं, तो कोई नहीं, अगर आप देखना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर दोस्तों आप नहीं भी देख सकते हैं, आप कुछ और देख लीजिए। तो जो सीरियसली प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहता है डेडिकेटेड वे में पूरी तैयारी कराऊंगा। पूरे प्रूफ मैंने आरओ के भेजे हैं, कितने सवाल अपने से आए हैं, ठीक है। चलिए, आरओ और यूपी पीसीएस के पेपर में डिफरेंस क्या है ये आप देखिए। देखिए आरओ में मेंस होता है एमसीक्यू बेस्ड जीएस का, तो आरओ तो टफ। यूपी पीसीएस से अगर आप देखोगे ना तो प्रीलिम्स आरओ का बहुत ज़्यादा टफ आपको मिलेगा। आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, ठीक है, आरओ का पेपर आपको टफ ही मिलेगा यूपी पीसीएस के कंपेयर में। अब यूपी पीसीएस ने भी बदलाव करे हैं कुछ। यूपी पीसीएस भी अब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत ज़्यादा पूछने लग गया है। तो कहने का मतलब है, आइए इसमें पोस्टमार्टम करते हैं यूपी पीसीएस 2023 का दोस्तों। अगर आप चाहते हैं यूपी पीसीएस की तैयारी करना 1 महीने में, है ना, तो मतलब पूरा रिवीजन करेंगे इसका। डेली टेस्ट लगाएंगे, ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग वाली एक चलेगी, ठीक है। बाकी सेक्शनल वाइज टेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। देखिए लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न में आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी ही पड़ेगी। ये अब नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसऑर्डिनेंस, बार बार ये सब चीज़ें पढ़ के नहीं काम चलेगा। आपको हिस्ट्री में और डीप उतरना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री में आपको चीज़ें और ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, मतलब इन डेप्थ जब तक आप नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। चलिए आपको दिखाता हूँ 2023 का पेपर। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए। तो देखिए बजट का सवाल था, बजट जो पास हुआ उसी बजट पे बेस सवाल आया, ठीक है। तो इसमें कितने पास हुए थे दोस्तों? 30 पास हुए थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये करंट में मतलब बजट का सवाल है। चलिए दूसरा सवाल देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का था। लेटेस्ट एक बुक पब्लिश हुई थी स्पेयर नाम की, जिसको प्रिंस हैरी ने लिखी थी। यही ब्रिटेन के ही प्रिंस है ये हैरी, ठीक है। ये भी लेटेस्ट देखिए करंट अफेयर्स का सवाल था, ठीक है। दूसरा है, वाई डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट था कि अभी के रिसोर्सेज को ऐसा यूज़ करिए कि भविष्य के लोगों के लिए भी बच जाए। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आप मतलब कंपेयर कर सकते हो, अभी देखिएगा आरओ और यूपी पीसीएस के क्वेश्चन के लेवल में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और आरओ में भी उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में आएगा। पीसीएस के लिए भी आपको लेटेस्ट ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा। आप पीवाईक्यू के भरोसे नहीं रह सकते। पीवाईक्यू में बहुत ज़्यादा आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न समझाने के लिए है कि पैटर्न समझिए, क्रोनोलॉजी क्या चल रही है। जैसे चौथा क्वेश्चन पॉलिटी का है, राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो आपको पता होगा दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इससे मिलके बनती है संसद, तो ठीक है भाग है। अब असर्शन रीजन करते कैसे हैं, इसी के आगे क्योंकि लगा दो, बिकॉज क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो ये सही है और ये कारण इसी का तो है, इसलिए तो राष्ट्रपति संसद का भाग है ना। यानी देखो दोनों सही है और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा था, ये इस टाइप का हो जाएगा। अब ये इतिहास का क्वेश्चन देखो, इतिहास का क्वेश्चन है क्या, कह रहा है मिलिंद पनाहो
मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में क्या है? तो आपने नागसेन पढ़ा होगा दोस्तों, नागसेन भिक्षु है ना, मिलिंद पनाहो और नागसेन के बीच में जो संवाद हुआ है। चौथी स्टेटमेंट में कह रहा है यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो उसे लघु ज्वर की स्थिति कहा जाता है। ये गलत है दोस्तों। ये होता है आपका कौन सा टाइड होता है? ये आपका होता है स्प्रिंग टाइड। ठीक है, ऐसे जब सन अर्थ और मून ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको नीप टाइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये गलत था। ठीक है, इसमें लघु नहीं काफ़ी तेज आता है। अब ये भी देखो, ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी का सवाल है, तो ज्योग्राफी सिर्फ वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ज्योग्राफी को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि मेंस भी तो लिखोगे पीसीएस में, है ना, तो ज्योग्राफी को अच्छे से समझना पड़ेगा। अल नीनो के बारे में सवाल था। अल नीनो इन्वॉल्व करता है अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। तो बिल्कुल दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका के उधर से निकलता है ऐसे, ये पूरा एनसो इंडियन ओशन की तरफ बनाता है ना, तो ये सही था। द वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरूवियन कोस्ट बाय 10 डिग्री सेल्सियस, देयर बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन इन द सी। कहने का मतलब यह गर्म धारा पेरू की तट पर पानी के तापमान को इतना बढ़ा देती है जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। गलत है दोस्तों। जो प्लैंकटन होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी अगर हल्का सा भी टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ तो वो मर जाते हैं, समझ रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट देख सकते हो आप कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को एनालिसिस करिए, जब तक आप क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझेंगे सवाल पेपर में सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी देखिए आयोग ने जांच बैठाल दी है आरओ के लिए, अगर वो होगा तो पेपर अगर दोबारा भी होगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना यार। तो हम लोगों का काम है यार पढ़ाना। आप लोग हम लोगों से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ है कि हम लोग क्या करें यार, ये बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। आप जो कहेंगे आपको सिर्फ पढ़ाया जा सकता है, शिक्षक का काम है आपको शिक्षा देना। हम लोग नेता थोड़ी हैं आपको जो इतना रिवॉल्ट हम लोग शेयर देंगे, ये भी तो समझिए बात को। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन फ्रीडम फाइटर वाज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। अब भारत छोड़ो आंदोलन में कह रहा तो कौन महिला शामिल नहीं थी दोस्तों। तो आपको देखिए महिलाओं के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। क्विट इंडिया कब हुआ ये सब अब बहुत पुराना हो गया। ठीक है, तो जैसे ये आपकी मतंगिनी हजारा, कनकलता बरुआ, अरुणा सफली, ये सब थी। शांति घोष नहीं शामिल थी। ठीक है, ऐसे माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? तो माउंट न्यूमैन है कहाँ, आपको अगर ये पता हो तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये कहाँ पे है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ आयरन ओर बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसे 10वें क्वेश्चन में 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो ये ताइवान के लिए थी। अब ये देखिए करंट अफेयर्स का सवाल था, करंट अफेयर्स का सवाल है प्रॉपर। ठीक है, अब नीचे देखिए पॉलिटी का सवाल आ गया। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन से रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथन बताना। मतलब रिट पावर पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उसे जारी कर सकता है। तो कहने का मतलब आर्टिकल 32 में जो 5 टाइप की रिट्स नहीं दिए, मैंडमास, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, को वारंटो, है ना, इन सब के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो ये ठीक था। और संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बात समझ रहे हो कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन द पावर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब संसद कानून बना के किसी भी कोर्ट को ये शक्ति दे सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन की तरह व्यवहार कर सकता है। तो ये भी ठीक था, यानी दोनों स्टेटमेंट इसकी सही थी दोस्तों। आप लोगों को ये गलत लग रहा होगा पर ये सही है। देख लो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। चलिए, अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि भैया रायबरेली से 1857 में उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन था दोस्तों? तो कौन थे यहाँ से? खान बहादुर खान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना था। ये यूपी जीके का सवाल था कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12.8% वन है ना, 8 पॉइंट, ठीक था ये। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो ये भी सही था। ठीक है, कोई भी वन भूमि नहीं। ये करंट का सवाल था दोस्तों, करंट अफेयर्स का था। पोप बेनेडिक्ट की जो मृत्यु हुई थी उस टाइम, उसकी बात कर रहा है कि वह जर्मनी के मूल निवासी थे, पहली चीज़। ठीक है, वे 6 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पोप थे। मतलब पहला 6 सालों में ऐसा हुआ था जो किसी पोप ने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो करंट का सवाल था। गैर पारंपरिक ऊर्जा वे स्रोत है, देखिए बहुत लड्डू क्वेश्चन था। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है दोस्तों? रिन्यूएबल होती हैं, जो क्या होती हैं? नवीकरणीय होती हैं, है ना। तो देखिए पीसेस ऐसा है। प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश, ये भी करंट का सवाल था कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो येती एयरलाइन थी, करंट का सवाल था। संगीत की अब ये टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? अब ये टप्पा शैली
कहाँ पे हुई थी, तो ये अकबर के शासनकाल के टाइम हुई थी। समझ, तो हिस्ट्री को थोड़ा इन डेप्थ तो आपको जाना पड़ेगा हर चीज़ में, ठीक है। बाप कब मरे, दादा कब मरे, मौसी कौन थी, फूफी कौन थी, सब पूछेगा और सब करना पड़ेगा। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास, ये भी देखिए करंट का था दोस्तों, तो राजस्थान में हुआ था करंट का। अब देखिए करंट भी अब बहुत पुराना भी पूछने लग गया, 2 साल पुराना पूछने लग गया है। अब ये यूपी पीसीएस भी 1-2 सवाल पूछने लग गया है, मतलब जो बहुत ही हॉट करंट थे, मतलब बहुत ही न्यूज़ में थे। अब जैसे देखिए मार्च 2013 में मार्स ऑर्बिट वाला सवाल आ गया इस बार, ठीक है, इतना साल पुराना। तो ये भी दिक्कत है, आरओ मतलब आयोग कुछ भी पूछ सकता है यार, ये चीज़ बहुत अनप्रडिक्टेबल हो चुकी है। यूपीएससी की तरह फॉलो कर रहा है आयोग, अनप्रडिक्टेबल सर्विस कमीशन। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको पढ़ के आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से ही चलते हैं। पूरा एनालिसिस एससीएस की टीम करती है कि क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, कैसे सवाल चल रहा है। अब जितनी हमने टेस्ट सीरीज पेड ग्रुप चलाए थे, आधे से ज़्यादा सब बच्चों ने प्रूफ दिए, उनका कट ऑफ निकल रहा है आराम से। सब ने मतलब 130 के आसपास करे हैं जीएस और हिंदी मिला के। तो समझिए चीज़ों को पहले। अब देखिए ये आसान सा सवाल पॉलिटी का था, तो आर्टिकल से रिलेटेड था दोस्तों। 324 अगर आपको पता हो, 324 किससे, निर्वाचन आयोग से डील करता है, तो अपने आप आपका काम हो जाता है ऑप्शन ए से। एक भी आर्टिकल याद हो। फाइनेंस कमीशन तो ये तो सबको याद होता है कि ये भैया 280 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। ये नेशनल कमीशन फॉर एससी, ये भी सबको पता ही होता है। अब ये भी देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, कि महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहिर, तो ये ठीक था। और महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। ये वाला गलत था दोस्तों, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल मेजोरिटी से थोड़ी उसको पास कराना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाता। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो ये कितनी, देख रहे हो आप, ऐसे ही स्टेटमेंट गलत है। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल था। तो क्वेश्चन को समझ रहे हो ना दोस्तों, पैटर्न को, आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए अगर पेपर निकालना चाहते हो सीरियसली में। कंपटीशन बहुत हो गया है ज़्यादा, समझ रहे हो, पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब खिलाफत, जलियांवाला बाग, होम रूल और मोपला रिवॉल्ट, इनमें से कौन बाद में हुआ है, सबसे ये बताना है दोस्तों। तो देखिए आपको जलियांवाला बाग पता होगा दोस्तों, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ कांड हुआ था, तो 1919 में हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन 1920 था। होम रूल मूवमेंट पता होगा 1916 में चला था। मोपरा रिवॉल्ट ये चलेगा आपका 1921 में, है ना, तो सबसे बाद में ये चल जाएगा। आसान था, बस मतलब क्रोनोलॉजी आपको याद करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ये बात। अब जैसे ये सवाल है, ये सारे माउंटेन्स, ये सब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी जो आपको मैपिंग कराई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैं मैपिंग करा रहा हूँ उसमें रिवर, कंट्री, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल और कंट्री आता है, रिवर, कैपिटल, कंट्री, माउंटेन, डेजर्ट, लेक, सब कुछ कराया मैंने उसमें। अभी मैंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कब ख़त्म कर दिया। अब आज से या कल से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट शुरू करूँगा मैं, है ना। तो आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करना चाहते हो, सवाल उसी से मिलेंगे, इतना मैं ज़रूर आपको कराऊंगा, विथ प्रूफ भेजूंगा। मैंने टेलीग्राम पे विथ प्रूफ भेजे हैं इसको, ठीक है। तो आप वो कर सकते, जैसे किलीमंजारो था, तो वो तंजानिया में, अगर आपको सिर्फ एक भी याद होता तो काम आपका बन जाता। किलीमंजारो मैंने बताया था। माउंट होगौर मैंने आपको जब अभी पढ़ाया था, माउंट होगौर आपको बताया था मैंने, तो माउंट होगौर आपका कहाँ था, अल्जीरिया में था ये, है ना, अल्जीरिया में था ये। तो ये सब है दोस्तों, समझ रही, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, स्टैनली माउंटेन, हाँ ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। स्टैनली माउंटेन कहाँ है दोस्तों, स्टैनली माउंटेन, तो माउंट स्टैनली आपको कहाँ मिल जाएगा, युगांडा में मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आते हैं। अब ये दोस्तों साइंस का क्वेश्चन है कि ये आपका डिसीज़ है और ये उसका कारक है, किस, कौन सा डिसीज़ किसके कारण होती है। तो देखिए पैप्टिक यूसिलस, ये विषाणु जनित रोग था। डेंगू आपको पता होगा, डेंगू वायरस वाला रोग है। एलिफेंट फुट या फील पाँव दो है दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है, तो ये एक कृमि रोग है। मलेरिया दोस्तों, मलेरिया दोस्तों तो सभी को पता होगा, मलेरिया एक प्रोटोजोआ है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ है, आराम से हो जाता है इसका आंसर। 25 क्वेश्चन में, भारत के राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है, ठीक है। विधान परिषद के गठन के संदर्भ में, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है दोस्तों। विधान परिषद में कितने होते हैं, राज्यसभा में जितने होंगे उसका 1/3, ये ठीक है। और एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने ही चाहिए, तो ये गलत है, मतलब ये भी सही था कि अगर विधान परिषद में मिनिमम जो है वो 40 है और मैक्सिमम 1/3, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा आप। ऐसे ही आपको विधानसभा की भी याद रखनी है कि विधानसभा की मैक्सिमम 500 है और मिनिमम 60 है, मतलब 60 विधायक से कम ना हो, 500 विधायक से ज़्यादा ना हो, ठीक है। मतलब हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी।
एक ये डे और दिवस तो आता ही आता है, विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी का था देखो, है ना। तो डे तो आता ही है, हर साल एक क्वेश्चन डे से बनता ही बनता है, और वो भी सेलेक्टेड डे मैं आपको बताता हूँ, वो आपको लर्न करने, तो मैंने प्रूफ भेजा आपको, उन्हीं में से RO में भी मिला है। चलिए, अब मिड डे मील पूछ रहा था, ये भी दोस्तों करंट अफेयर्स का सवाल था कि मिड डे मील कब से शुरू हुई थी। 2021 से शुरू हुई थी, पोषण स्कीम जो थी मिड डे मील की तहत, जिसका नाम बदला गया था। तो करंट का सवाल है कि मिड डे मील स्कीम का नाम क्या बदल दिया गया, पोषण स्कीम। समझ लो, तो ये आपको पढ़ना पड़ता। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, यह भी करंट का सवाल था दोस्तों, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। मतलब अब मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, ठीक है, और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, तो अब वाइस प्रेसिडेंट ने जो भी काम करा है, कह रहा कि वो सही होंगे, तो और क्या, उस टाइम तो वो वाइस प्रेसिडेंट था ही ना, उस टाइम तक थोड़ी हुआ है, तो अब जो वो काम करेगा वो तो मतलब अब तो वो काम ही नहीं कर सकता था। तो ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन था थोड़ा, करंट अफेयर्स को लिंक करके, ठीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं दोस्तों। हाँ, तो जब घोषणा होगी तो क्यों ही मानूंगे, अब वो वाइस प्रेसिडेंट रहा ही नहीं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त करा था। तो ये देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री वाला है, डेप्थ में है, जैनुलाब्दीन था इसका आंसर ना, जैनुलाब्दीन। भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है। तो ये दोस्तों बहुत फेमस है, आपको पता होगा, जम्मू और कश्मीर में है ना, जम्मू और कश्मीर में जैसे वहाँ पे हंगुल पाया जाता है, हंगुल वहाँ का है ही यही, ठीक है। चलिए, जैसे 31 नंबर में आप देख सकते हो, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो ये करंट से रिलेटेड सवाल था, है ना, ग्लोबल इंडिकेटर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये पहली स्टेटमेंट इसकी सही थी। और वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। ये गलत हो जाता है, ठीक है, यानी एक सही था। देखो तो क्वेश्चन समझ रहे हो ना, स्टेटमेंट बेस कैसे आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय द प्रेजेंट जनरेशन। देखो ये तो वापस से वही है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया कि ऐसे अपने रिसोर्सेज को यूज करो कि भविष्य के लोगों के लिए भी बच जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, सतत विकास। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया। तो ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो सुनील चोपड़ा को चुना गया था उस टाइम, तो ये करंट का सवाल था दोस्तों, देख सकते हो। अब इसमें देखिए आपसे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, ठीक है, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहले अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कब हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीट। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। देखिए PCS की तैयारी करनी है तो डेट्स और डे ये तो लर्न करने पड़ेंगे, नहीं तो आप छोड़ दिए पेपर, ये सच्चाई है। चाहे हिस्ट्री में सबकी बीवी बच्चे हों, कौन कब मरा, किससे लड़के मरा, कहाँ मरा, कौन से साल मरा, सब कुछ पूछता है वो। उसकी तेरह ही तुमने कब खाई, ये भी गौ पूछ लेगा, ठीक है। अंतिम संस्कार भी उसका कहाँ हुआ, मतलब उसकी कब्र कहाँ है, ये भी पूछता है, ठीक है, कि औरंगजेब की कब्र कहाँ है, शाहजहाँ की कब्र कहाँ है, सब पूछेगा और सब पढ़ना है। ये कड़वी सच्चाई है, सरकारी अधिकारी बनना है तो भैया पढ़ना बहुत पड़ेगा, ये सीधी बात है, समझ रहे हो। चलो, तो ये आपको बताया संविधान सभा के प्रवृत्त होने की तिथि या डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को कहा जाता है, कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब करा गया, ये 26 जनवरी 1950 पता होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद होनी ही चाहिए, ये 29 अगस्त 1942 को हुई थी, है ना। तो कहने का मतलब आप पैटर्न समझ रहे हो ना, कैसे क्या हो रहा है। तो ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखिए सही बैठ रहा है। अब ये फिर इकोनॉमी सर्वे का सवाल था, करंट अफेयर्स का सवाल था दोस्तों, कि फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट पूछ रहा था ना, कौन सा गलत है, मतलब ये वाला गलत था, क्योंकि ये 2030 नहीं 2027 रखा गया था लक्ष्य, कितना 2027। तो ये करंट का सवाल था। ऐसे ही दोस्तों आप 36 देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक सही सुमेलित नहीं कर रही थी। तो दयाबाई, विनय मालिका ये ठीक था, सौजाबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी, स्वर्ण बेली की कविता ये भी ठीक था, गंगाबाई ये वाला आपका गलत था। दूसरा था कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल था कि कैप्टन हॉकिंस कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही है ये बताना था।
कि वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया था। तो 1611 में नहीं, आपको पता हो 1608 में आया था वो। दूसरी स्टेटमेंट जो कह रहा है कि वह तुर्की का बहुत अच्छा जानकार था, तो ये वाली स्टेटमेंट इसमें सही थी। इसमें दूसरी वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी दोस्तों, क्योंकि टर्की में ही बात करी थी तो उसने उसको मनसब बनाने का भी कह दिया था, पर उसने पैसा लिया नहीं था उस चीज़ का। तो मतलब समझ रहे हो, ये मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल हैं। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो अगर आर ओ का संडे को दिया और ये पेपर देख के। क्रोनोलॉजी तो याद करनी पड़ेगी। अब जैसे ये बालाजी बाजीराव पेशवा है, ठीक है, इन सब की देखिए क्रोनोलॉजी आई थी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बालाजी विश्वनाथ का 1713 से 20 था, 1720 से 40। बाजीराव वन का है नारायण राव का 1772 से 73, माधवराव वन का 1761 से 72। पीसीएस की तैयारी के लिए 1 साल लो और आराम से हर चीज़ लर्न करो। पढ़ना सब पड़ेगा दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबकी क्रोनोलॉजी डेट्स याद करनी पड़ेगी, ये रियलिटी है, ठीक है। अब जैसे 39 में रेगिस्तान पूछ रहा है ये सारे, कि इन भैया रेगिस्तानों को उनके बढ़ते आकार के क्रम में बढ़ाना है कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। अब जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ये सबसे बड़ा। उसके बाद गोबी डेजर्ट मंगोलिया वाला, फिर अरेबियन डेजर्ट आपका ईरान इराक की साइड, ये जो पड़ जाएगा सऊदी में, वो हो जाएगा। सहारा डेजर्ट अफ्रीका का, ये हो गया है ना। तो ये क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये भी देखिए पूछता है। अब ये नहीं पूछ रहा है कि कहाँ पे क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये भी पूछेगा। तो इस तरह का भी सवाल आ सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किससे बड़ा है किससे छोटा है, सबसे बड़े कौन है सबसे छोटे कौन है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है, इनमें से कौन पॉवर्टी के टाइप है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव और सब्जेक्टिव ये होते हैं। मतलब पूर्ण निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, ये कोई निर्धनता नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी थे दोस्तों। भागदूह जो थे, अब देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा पद किसका, चाहे वो मौर्यन पीरियड हो, वैदिक पीरियड हो, चोला चेरा हो, गुप्ता हो, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो, ये सब। तो भागदूह जो थे वो राजस्व कर जमा करने वाले लोगों को कहते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। अब ये लेटेस्ट जो योजनाएं थी उन पे सवाल था कि जननी सुरक्षा का मतलब ही क्या है। जो माताएं, नाम से ही पता चल रहा है, जो माताएं गर्भावस्था में जब बच्चे को जन्म देती हैं, जन्म देते ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको कम करना है। और वो अमूमन कैसे होती है, उनको फैसिलिटी नहीं मिलती अस्पताल जाने की, घर में ही गाँव में डिलीवरी कराने की कोशिश करी जाती है। तो इसलिए मतलब मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी करना आसान था, ये नाम से ही पता चल रहा था। दूसरा ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो ये आपको पता होगा, रानी झांसी, है ना, झांसी रानी रेजिमेंट। निम्नलिखित में से कथनों से लैटेराइट मिट्टी, ये ज्योग्राफी का सवाल था, लैटेराइट मिट्टी पे। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। इस मिट्टी में लॉ ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि लॉ ऑक्साइड तो होता है तभी तो वो कैसी होती है, लैटेराइट होती है सॉइल, है ना। और एल्युमिनियम की कमी नहीं होती, ये भी प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसका स्टेटमेंट सिर्फ एक सही था। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था। अब ये भी इतिहास का सवाल था दोस्तों, अजीजुद्दीन खान ने करा था, ठीक है, अजीजुद्दीन खान ने। अब ये फिर कथन अभिकथन कारण था, कि अभिकथन कारण में क्या पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। अब देखिए ये है थोड़ा एनालिटिकल की नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून समझे, ये जो आपका साउथ वेस्ट मानसून केरल से एंटर करता है, इसके टाइम कह रहा है कि तमिलनाडु शुष्क रहता है। बिल्कुल, क्योंकि तमिलनाडु को जो वर्षा मिलती है वो रिट्रीट मानसून से मिलती है, मतलब जो मौसम मानसून बाहर जा रहा होता है ना, रिट्रीट मानसून, उससे मिलती है। तो ये तो उस टाइम शुष्क रहेगा। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों सही थी, ये स्टेटमेंट सही थी। और तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो बिल्कुल, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लो ये लैंड है और ये पर्वत है, सारी बारिश इधर हो गई है, इधर नहीं हो पाई है, तो ये रैन शेडो जोन या वृष्टि छाया देश बोलते हैं, वृष्टि छाया स्थान। तो ठीक था, इसमें दोनों दोनों ही सत्य थे दोस्तों इसके ना। पोस्कर स्तर बनते हैं दोस्तों, ट्रॉफिक लेवल कैसे बनते हैं दोस्तों, एनवायरनमेंट का सवाल था। खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से या ऑर्गेनिज्म जब लिंक करते हैं फूड चेन में, उससे, ठीक है। 48 फिर दोस्तों करंट का सवाल था, बजट का सवाल था। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई थी। तो ये करंट बेस्ड सवाल था, ये ठीक था। दूसरा स्टेटमेंट गलत था। तो कहने का मतलब है करंट में आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से 2 से 4 सवाल आते ही आते हैं। तो वो इस बार का बजट आपको पूरा मैंने यूपी का करा रखा है, अभी आपको इंडिया का बजट आने दीजिए, मतलब उसका भी इंडिया बजट अंतरिम बजट है, तो इस बार हाँ मतलब नहीं है उसका भी, क्योंकि इंतरिम बजट है। अब सरकार पेपर 17 मार्च को है,
तो आपको इसी बजट से काम हो जाएगा। पूरी समरी बजट की चाहिए तो बताइएगा, बना दूंगा, हर चीज़ कर दूंगा दोस्तों। पर पता नहीं आप लोग इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो। चलो, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही था दोस्तों। तो ये पॉलिटिक्स का सवाल था दोस्तों, अशोक मेहता कमेटी का। तो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर इन्होंने 2 स्तरीय व्यवस्था साझा करी थी कि 3 टायर गवर्नमेंट ना होकर 2 टायर होनी चाहिए। नहीं, 3 टायर में जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये पूरा ब्लॉक लेवल पे इन्होंने 2 बोली थी बस, ये सही थी। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु मानना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत थी। तो ये पॉलिटी का सवाल है, सिंपल सा, पॉलिटी के हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। इतने नोट्स दोस्तों मिलेंगे आपको, बस उतना ही पढ़ना है। अगर आप SCS के नोट्स लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूपी PCS का 944 पेज का मटेरियल है, अगर आप इसको इतना पढ़ लेंगे तो PCS का प्रीलिम्स हर हाल में आपसे निकलेगा, चाहे पेपर टफ आए, कॉन्सेप्चुअल आए, मॉडरेट आए, कैसा भी पेपर है, समझ लो। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, ये बताना है दोस्तों। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी का सवाल है दोस्तों, कि शक, कुशानाज, फिर यूनानी, है ना, शक, कुशानाज, यूनानी। तो आपको क्रोनोलॉजी पढ़नी पड़ती है इसके लिए। 51 में फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है दोस्तों। तो नारियल और गन्ने की कृषि का विकास किसने करा था, स्पेन और अमेरिका वासियों ने, अमेरिकन्स ने। तो ये ज्योग्राफी का सवाल था आपका, और कुछ मात्रा में हिस्ट्री भी कह सकते हो, है ना। चलो, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त करना था। तो ये भी करंट का सवाल था दोस्तों, 2030 तक न्यूजीलैंड को स्मोक फ्री करना था। 53 2 कथन दिए थे, अभी कथन कारण बताने हैं। फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था, ठीक है, और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो ये दोनों ही सही थे, है ना, इसका दोनों स्टेटमेंट ठीक था। तो ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, देख सकते हो आप। 54 देखिए, सिंपल सा पॉलिटी में जो पार्ट्स होते हैं संविधान के, उसका सवाल है, ठीक है, एकदम पार्ट का सवाल है। कौन सा इनमें से कह रहा मैच नहीं कर रहा, ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। जैसे आपको पता ही होगा कि राजभाषा 17 में दी हुई है, संघ राज्य क्षेत्र 18 में दिया हुआ है, ठीक है, 18 कह रहा हूँ, 8 में दिया हुआ है ना, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है आपका। अधिकरण भाग 11, ये गलत था दोस्तों। ये भाग 11 में आपको क्या मिल जाएगा, यूनियन एंड स्टेट के रिलेशन, मतलब संघ और राज्यों के बीच में संबंध जो है वो दिया हुआ है। और ट्राइब्यूनल मतलब अधिकरण, ये आपको 14A में मिल जाएगा, है ना, 14A में मिल जाएगा। तो ये पॉलिटी का आसान सा सवाल था। ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय, पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। आसान सा सवाल था ये पॉलिटी का। देखिए PCS का सवाल, PCS RO में दोस्तों बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके GS के पेपर में। चलिए, अब 56 नंबर है, ये थ्योरीज है पॉपुलेशन की, ठीक है, और ये उनके प्रोपाउंडर, ठीक है। अब जैसे ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है, ये किसने लिखी है, ये एडविन कैनन ने लिखी है, ये एडविन कैनन ने लिखी है, ठीक है। और जैसे सोशल मैल एडजस्टमेंट थ्योरी या सामाजिक अब समायोजन सिद्धांत, ये किसने लिखा है दोस्तों। तो ये आपका हेनरी जॉर्ज है ना। तो ऐसे ही ये पॉपुलेशन के सिद्धांत है, आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी का ये। तो इसका उत्तर D था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से सवाल था ये। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन रिपोर्ट कौन निकालता है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, ILO निकालता है ये भी सवाल आसान था। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का था, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये विमल जलान ने लिखी थी। किसने लिखी, विमल जलान ने। करंट अफेयर्स का सवाल था। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार क्या होता है दोस्तों। तो जल होता है दोस्तों जाइलम के लिए, है ना। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टिंग वाटर, जल को प्रवाहित करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, प्लांट्स में। साइंस का सवाल था ये। जैसे 60 क्वेश्चन, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, वह पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे वाटरशेड, ये गलत था इसका, इसको जल विभाजक कहा जाता है। क्या जाता है, जल विभाजक या वाटरशेड कहते थे दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा। ऐसे संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है दोस्तों, ये बताना था। तो ये साइंस का सवाल था, बहुत आसान सवाल था। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही था। आर्टिकल 109 नहीं था, ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 होता है, अगर आपको पता हो। तो यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर ही करता है, ये ठीक है। बुलाएगा प्रेसिडेंट, पर अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर। पॉलिटी का अच्छा सवाल था ये। निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का लक्ष्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब इनमें से जो 7 SDG गोल हैं उनके बेस सवाल है। तो देखिए 17 SDG गोल है, माफ़ कीजिएगा 7 नहीं, जो 17 SDG गोल है 2030 तक हमने फुल रखा है।
अब लगातार इससे 2-3 साल से सवाल बन ही रहा है। अब RO में इस बार इससे नहीं पूछा कुछ, क्या कर सकते हैं, पैटर्न बदल देता है RO मतलब आयोग जब चाहता है। अब इसमें से कौन सा आयोग का लक्ष्य मतलब एसडीजी का लक्ष्य रखा गया है, तो जेंडर इक्वालिटी, ये आपको अगर पता हो तो ये कौन से नंबर पे आती है जेंडर इक्वालिटी, 5 पे आ जाती है। ज़ीरो हंगर तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो दूसरा एसडीजी गोल है हमारा। और फिर ये आपका अच्छा स्वास्थ्य, ये हमारा तीसरा एसडीजी गोल है, ठीक है। तो ऐसे ही अंतरिक्ष अनुसंधान, ये हमारे कोई एसडीजी में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा आता है जेंडर इक्वालिटी, फिर से बता देता हूँ अगर आपसे पूछेगा, तो जेंडर इक्वालिटी 5 में हो जाएगा, ज़ीरो हंगर आपका 2 में हो जाएगा, गुड हेल्थ 3 में हो जाएगा। तो एसडीजी गोल पूछता ही है हर साल। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो चंदौली में है। ये यूपी जीके से सवाल था, यूपी जीके का है। 64 करंट बेस सवाल था, पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये जो गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री ने पिछले साल मतलब 15 अगस्त के टाइम लाल किले से बोला था इन लोगों। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, ये गलत था दोस्तों, क्योंकि 2021 की बात है, ठीक है। 21 में लॉन्च हुई थी। अब देख लो, पेपर हुआ 23 में और ये 2021, पिछले साल से भी मतलब 2 साल तक का करंट भी आ जाता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आते ही आते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, जन संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक के संबंधित परियोजनाओं में पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन 2 सही था, पहला गलत। तो ये करंट बेस्ड सवाल था। अब जैसे 65 है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में भारत का क्या स्थान था दोस्तों, तो ये 10वां स्थान था भारत का, करंट बेस्ड सवाल था ये, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना था। रामास्वामी नायकर, ये भी दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, ये ठीक था। और इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, ये भी सही था। तो ये दोस्तों देख रहे हो, थोड़ा सा डीप में सवाल है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और ये सब हम आपको अपने पूरे नोट्स में आपको देते हैं। आप अगर SCS के पूरे नोट्स देखोगे, आपको एक एक चीज़ मिलेगी। अब कई बार बच्चा नाराज होता है, ये तो हगना मुतना भी डाल देते हैं, तो यार पूछा जा रहा है, आयोग पूछ रहा है, ट्रेंड बदल चुका है, समझ रहे हो। तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, जो हम देंगे वो पढ़ना तो पड़ेगा, और सिलेक्शन उससे ही होगा। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य विकास किस वर्ष तक रखा है हमने, तो ये दोस्तों हमने 2070 तक रखा है। कितने तक, 2070 तक। अब दोस्तों देखिए, बुक्स आप इतनी सारी होती हैं, बुक्स नो डाउट भैया, बुक्स पढ़ो, बुक्स इतना सारा है आपके पास, इतना समय थोड़ी बुक्स पढ़ो फिर उससे नोट्स निकालो, क्या इंपॉर्टेंट है। अपने को पूरा मटेरियल वो मिलेगा जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और बाकी चैनल पे हर चीज़ आपको पढ़ाई जाती ही है, समझ रहे हो, ये भी चीज़ है। चलिए फिलहाल ये आपका क्या था, ये भी करंट बेस्ड सवाल है। ये भी करंट बेस्ड मतलब जो स्कीमें योजनाओं में चलती हैं करंट बेस्ड, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, ये गलत है, ये 2016 में आया है। बाकी रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी 2017 ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये भी सही था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये भी ठीक था, ठीक है। मतलब ये गलत है इसमें। अब जैसे 69 में आ जाइए, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। करंट बेस्ड सवाल था, पूरा पूरा करंट बेस्ड था। तो ये क्या था, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिसेस, है ना, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। अब देखिए जैसे 70 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये साइंस का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेलेक्टेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ स्लेट ऑफ लैंगरेनस ऑफ पेनक्रियास। कहने का मतलब है कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो ये इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन था, ठीक है, इंसुलिन था ये था आपका इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब फिर से इसमें देखिए मैच करना था कि ये पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को किसने किसने लिखा है ये बताना है, ठीक है। ये विषय है, मतलब ये पुस्तक है, ये विषय है कि कौन सी पुस्तक किस विषय पर आधारित है। मीरात सिकंदरी, ये कौन से उस पर आधारित थी, ये गुजरात विजय पे आधारित है, मीरात सिकंदरी। बुरान माशिर, तो बुरान माशिर दोस्तों किस पे आधारित थी, ये आधारित थी बहमानी के अहमदनगर के इतिहास से। रियाज उस सल्तनत, रियाज उस सलातिन आपकी बंगाल के इतिहास से। और रियाज उल इंशा, ये आपकी महमूद गवा के पत्रों का संग्रह। तो कहने का मतलब है इतिहास में ये सब आपको किताबें, बुक्स, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट्स अच्छे से सब करना पड़ेगा। और मैं सेक्शनल वाइज आपको सारे टेस्ट कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबल जितने आ सकते हैं सवाल। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, तो ये हरियाणा में था। ये करंट अफेयर्स का सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं था, तो दोस्तों पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक। ये बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो ब्रेक हो जाए मिट्टी में, उसी के साथ मिल चला जाए, है ना। तो जैसे पन्नी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जीवन भर उसी मिट्टी में पड़ी रहेगी, ठीक है। तो ऐसा ज्योग्राफी का सवाल था। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो जो आनुवंशिकता
आनुवंशिक विविधता का रखरखाव करते हैं वो इन सितु संरक्षण द्वारा होता है, ठीक है। इन सितु, एक इन सितु होता है, एक एक्स सितु होता है ना। एक्स सितु में क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई जीव है ना, उसको उसके कहाँ पे संरक्षण देते हैं, जैसे जू हो गया, ये सब इन सितु जहाँ वो रहता है, जैसे नेशनल पार्क वगैरह। जली पौधे, ये मतलब इन्वायरमेंट का सवाल था। जली पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वे क्या होते हैं दोस्तों, एजोला होते थे दोस्तों, ये तो एजोला है ना, अमीनोबैक्टर है, ये सब। 76, पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में होती है, तो पता होगा आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होती है या समताप मंडल में होती है, जो हमें यूवी रेस से बचाती है, और सीएफसी की वजह से ओजोन लेयर हट रही थी, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का आसान सवाल था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 217 में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है दोस्तों। तो देखिए कानपुर शामिल नहीं था, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल था, है ना, जो अब तो G20 हो भी गई है, तब की सवाल था ये, करंट बेस था। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करी थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए थी, पर अब देख रहे हो ये बार बार बढ़ती चली जाती, ठीक है, सिर्फ 15 साल के लिए थी। अब ये फिर दोस्तों करंट अफेयर्स का सवाल था कि निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, तो इसरो और नासा ने करा था इसको, ठीक है, इसरो और नासा ने करा था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं था दोस्तों, ये बताना था आपको। मॉन्टेवीडियो यूरुग्वे का पोर्ट है, जकार्ता इंडोनेशिया का, इगारका दोस्तों रशिया का पोर्ट था, और रॉटरडैम नीदरलैंड। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग में मैंने आपको सब कराया है। अभी जो बचे कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उनका भी सब कराऊंगा, उसमें ये सब चीज़ें कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन सी दोस्तों, तो मीरा कुमार थी, आपको पता होगा, पॉलिटी का सवाल था। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही नहीं है दोस्तों, ज्योग्राफी में था ट्रिब्यूटरीज का सवाल दोस्तों। अब प्रणीता आपको पता होगा, प्रणीता महानदी की सहायक नदी नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का आसान सवाल था, है ना, ये आपको पता हो तो आराम से कर सकते थे आप। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने करा था, तो ये हिस्ट्री का सवाल था, इंद्र नारायण द्विवेदी ने करा था, ठीक है, हिस्ट्री का सवाल हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, तो ये यूपी योजना, मतलब यूपी बजट, यूपी में जो योजनाएं आती हैं उनसे रिलेटेड सवाल था। गंगा एक्सप्रेसवे, है ना, ये यूपी की योजनाएं थी। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22, ये भी दोस्तों करंट अफेयर से सवाल था पूरी तरह से, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, ठीक है। तो ये करंट का सवाल है, कोई मतलब नहीं इसको। अब निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि बायोडाइवर्सिटी का नुकसान सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है, प्राकृतिक वास का विनाश, बिल्कुल दोस्तों, अगर उनका नेचुरल हैबिटाट ही आप खत्म कर दोगे तो बायोडाइवर्सिटी बचेगी कहाँ से, ठीक है। 87, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर कौन सी नदी स्थित है दोस्तों, तो ये मैंने नॉर्थ अमेरिका का मैप पढ़ाया, आप अभी देख सकते हो, मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, ये मैंने उसमें आपको अभी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, रियो ग्रैंडे। तो कहने का मतलब आप मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग कवर करोगे ना, तो उससे आपका इन्वायरमेंट भी कवर होगा, पोर्ट्स, रिवर, माउंटेन्स, कैपिटल, बॉर्डर, कंट्रीज, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। और वहीं पे मैं आपको रटा भी देता हूँ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, तो ये भी अगेन मिला जुला क्वेश्चन है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है दोस्तों, तो ये ठीक था, यूपी जीके से सवाल था ये। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिलती है, ये कहाँ से मिल जाएगी भैया, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और बेतवा नदी दोस्तों यमुना नदी से मिलती भी है अगर, तो ये हमीरपुर में मिलती है, पहली चीज़, प्रयागराज में नहीं, प्रयागराज में तो गंगा यमुना मिलती है ना। तो ज्योग्राफी का था, आसान सवाल था। अब ये फिर यूनियन बजट का सवाल है 2023 का, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कि फिजिकल डेफिसिट जो है, राजकोषीय घाटा, ये 3.5% रहा है जीएसडीपी, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था इसमें से, है ना। तो ये आपका करंट बजट का सवाल था। ऐसे ही 19, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। अब आपको अगर पता हो, आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज दिए हुए हैं, क्या क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना, ये 3 क्लॉज दिए। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, इसका कोई नहीं है। यातना के विरुद्ध निषेध, इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो ये साधारण मतलब आर्टिकल बेस्ड था, पॉलिटी का सवाल, ठीक है। तो आपको आर्टिकल भी देख रहे हो, डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे कि ये सिर्फ काम नहीं चलेगा, आर्टिकल 20 आपको क्या कहता है, ठीक है, प्रोडक्शन अगेंस्ट अरेस्टेड डिटेंशन, नहीं, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर के क्लॉज, ठीक है, सब करा दूंगा मैं, आप परेशान मत होइए।
निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को, मतलब ये भी आप देख रहे हो करंट अफेयर्स का सवाल है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जावी को हटा दिया गया? तो करंट बेस्ड सवाल था ये। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी दोस्तों? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपने पढ़ा होगा 1919। तो ये पॉलिटी में भी आपको मिलेगा और ये आपको हिस्ट्री में भी मिलेगा, ठीक है, दोनों ही का पार्ट है ये, ठीक है। ऐसे ही 23-24 वाला ये आपका करंट बेस है, करंट केंद्रीय बजट वाला, सेंट्रल बजट का सवाल था ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कितना बजट रखा। तो ये बजट से देखिए, सेंट्रल बजट, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इससे आपके 6 से 8 सवाल बनते हैं, ठीक है, 6 से 8 सवाल इसके बनते हैं हर बार। तो उसकी पूरी समरी आपको उतनी ही मिलेगी एमसीक्यू फॉर्म में जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मैंने पूरा प्रूफ दिया आपको उसका, है ना, कि कैसे उससे सवाल इस बार आरओ में भी आया है। अब आप लोग सब पेपर लीक के लिए इतना पीछे हम लोगों के पता नहीं क्यों पड़ गए हो, आप कंटेंट नहीं देख रहे हो हमारा। हम कह रहे हैं अगर दोबारा पेपर भी होगा ना तो आपकी इतनी तैयारी कराऊंगा कि आप आराम से कट ऑफ निकाल सकें। ये क्यों नहीं आप समझ रहे हो, पर पता नहीं भाई क्या ही दिक्कत है। चलिए खैर, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, जो नहीं पढ़ना चाहते हैं भाई क्षमा चाहेंगे, आप क्या ही कर सकते हैं, गालियाँ ही देंगे आप, और क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, इनमें असर्शन रीजन का सवाल है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो ठीक है, बिल्कुल सही था ये। दूसरा, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है दोस्तों, पर ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ए और आर दोनों सही थे और वो उसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ये आर्टिकल जो आपका 2 में आता है ना, नाम वाम बदल देना, चलिए आर्टिकल 3 में आता, माफ़ कीजिएगा, 2 में तो दूसरी टेरिटरी को मिला लिया जाता है अपने में, जैसे सिक्किम को मिलाया, अब मालदीव को चाहेंगे मिला लेंगे अगर मालदीव मिलना चाहेगा, खैर उसका मिलने का मतलब क्यों है। पर अब ये भी अगेन देखिए, आपको पॉलिटी का सवाल दिख रहा है, संसद के सचिवालयों में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है, तो ये ठीक था। और संसद को अपनी किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों का विनियमित करने का अधिकार होता है। तो ये अभी पढ़ाऊंगा आपको पॉलिटी में सब, इसकी दोनों स्टेटमेंट ठीक था। ये क्वेश्चन देख लीजिए पॉलिटी का किस लेवल का है, अच्छे लेवल का सवाल है ये, देख रहे हो आप, अच्छा लेवल है इसका। दूसरा है आपका सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः कहाँ पे है दोस्तों? तो ये आपको ये हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है दो, ये आपको कहाँ है, एक है हाइड्रल पावर, दूसरा है आपका न्यूक्लियर पावर, शिवासमुद्रम और कल्पक्कम दोस्तों। ये तो दोस्तों आपको पता होगा कर्नाटक में है और ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दूसरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। तो ये ज्योग्राफी का सवाल था आपका। फिर आपको पॉलिटी का सवाल मिला, संघ वित्त आयोग या यूनियन फाइनेंस कमीशन के बारे में सवाल है ये। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, तो ये आपको पता होगा, ये गलत है दोस्त। इसमें आपका 1 और 4 होते हैं, मतलब एक चेयरमैन होता है आपका और 4 अलग सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा सवाल था पॉलिटी का आसान सवाल था। ऐसे ही आपका ये पूछ रहा है कि ये प्रतिदिन मतलब प्रतिवेदन जो है अपनी रिपोर्ट क्या नीति आयोग को देता था, तो नीति आयोग को क्यों देगा, प्रेसिडेंट को देगा, दोनों गलत थी। तो आसान सवाल पॉलिटी का था। 98 आपका करंट बेस्ड सवाल था, देखिए कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? तो ये दोस्तों तुमकुरू कर्नाटक में हुआ था, है ना। तो ये आपका करंट बेस्ड सवाल था। अब खनिज संपदा, ये आपका मिनरल रिपोर्ट के अनुसार सवाल था, जो मिनरल रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से। तो इसमें जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित भंडार मिले हैं, तो ये करंट अफेयर्स में भी था दोस्तों, ये ठीक था। और भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी सही था, इसके दोनों स्टेटमेंट। चलिए 100 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो आसान सवाल था ये कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, पर्यावरण का संरक्षण, ये आपका नीति निर्देशक तत्व भी है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है ये 48A वाला, ठीक है। चलिए, ये मतलब आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? सोशल सर्विस, फार्मिंग, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, एकदम लड्डू सवाल था ये कि समाज सेवा एक इकॉनमी थोड़ी है, मतलब उससे आप पैसा थोड़ी कमा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ये आसान सा यूपी स्पेशल का सवाल था, यूपी जीपीए का, ठीक है। अनूठी उपहार योजना, ये यूपी योजनाएं थी। करा दूंगा आपको मैं बहुत जल्द यूपी की सारी योजना जो पिछले 1.5 साल 2 साल में आई है, क्योंकि पीछे से काफ़ी पूछने लगा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी मतलब किसकी बात करें, ईस्टर्न बाउंड्री, तो आलमगिरीपुर जो उत्तर प्रदेश में था दोस्तों। उसके बाद आपको हड़प्पन साइट ऑब्वियसली नहीं मिलेगी।
फिर ये इन्वायरमेंट का सवाल और ऑक्सीजन का सवाल भी कह सकते हो, मतलब इन्वायरमेंट और साइंस दोनों ही में मिल जाएगा। बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या होता है ये बीओडी? मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर पानी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है यानी उसमें पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, क्योंकि सन की लाइट जा नहीं पाएगी पॉल्यूशन की वजह से, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए बीओडी का यूज होता है। आसान सवाल था ये। ऐसे रेगिस्तान में जो जानवर आवाज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसको मरुद्दिमित बोलते हैं। मरुद्दिमित जानवर या जाइरोक्लोइस एनिमल। तो आसान सा, ये हिंदी से पता चल जाता था, मरुस्थली है ना, तो मरुद्दिमित। इंग्लिश वालों को नहीं पता चलता, हिंदी वालों का ऑप्शन देख के समझ सकते थे। ऐसे आपका ये दोस्तों ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, नदियाँ और कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी सबको पता है, यमुनोत्री से निकलती है, और आपकी कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक, हेमा नदी शैवाल। ठीक है, तो ये आसान सवाल था ज्योग्राफी का। अब 107 में कह रहा है, देखिए पासेस दे दिए और माउंटेन के। यारो में सब कुछ दिया ही नहीं है कि कौन सा पास कहाँ है। माना पास, दीपू पास, आगिल पास, नीति पास, है ना, इनमें से कौन सा सही मैच कर रहा था? तो सिर्फ नीति पास मैच कर रहा था। ये सब पासेस मैंने आपको करा रखे थे, इंपॉर्टेंट दर्रे करा दिए। अभी इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग से जब कराऊंगा ना, तो ये सब फिर कराऊंगा अभी आपको मैं। कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले उत्तरदायी था दोस्तों? तो अनुशीलन समिति जो थी दोस्तों, अनुशीलन समिति। और ये बनाई किसने थी? ये तो पता ही होगा, बारिंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ मुखर्जी वगैरह ने बंगाल में सेटअप करी थी जो। ठीक है, आर्थिक विकास के में मानव संसाधन का योगदान क्या है दोस्तों? तो ये ज्योग्राफी का सवाल है, ह्यूमन ज्योग्राफी का। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों सिम्बायोटिक है दोस्तों, दोनों ठीक था ये। अब एसडीजी गोल देखिए, फिर से आ गया। एसडीजी गोल से सवाल आता ही आता है, इस बार आयोग ने नहीं पूछा, पर यूपी पीसीएस में लगातार 3 साल से एसडीजी गोल पे सवाल बन ही रहा है कंटिन्यू। तो 10वां एसडीजी गोल जो है दोस्तों, वो किससे बात करता है? असमानताओं में कमी की बात करता है। 13वां एसडीजी गोल किसकी बात करता है? जलवायु क्रिया की बात करता है। 14वां एसडीजी गोल किसकी बात करता है? पानी के नीचे जीवन की बात करता है। और 15 जमीन पर जीवन की बात करता है। तो एसडीजी गोल जो 17 है उनको रटने ही पड़ेंगे आपको, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। कौन सा योग में दर्शन प्रचारक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये बताना। तो ये हिस्ट्री का सवाल था दोस्तों, कौन सा मतलब इसमें सही मैच कर रहा है ये पूछ रहा था। तो न्याय गौतम ये बिल्कुल सही हो जाता। खरीदादार कौन होता था दोस्तों? ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, खरीदादार के बारे में। जो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था उसको बोलते थे खरीदादार, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी पोस्ट किस लिए थी ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है ये सारे। ये अभी मैं सब लिस्टिंग कराऊंगा आपको कंपाइल करा के। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी मिलती है? ये एकदम लड्डू सवाल था ज्योग्राफी का, देवप्रयाग पे। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ये पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो गुन्नार मिर्डल ने लिखी। ये करंट का सवाल था, करंट का सवाल है ये। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित था भैया? तो सतत विकास से संबंधित था, ये भी पता होगा आपको। ये केंद्रीय बजट वाला सवाल था दोस्तों, बजट से 6 से 8 सवाल आते ही आते हैं, ये बजट का सवाल है। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? तो इसको 1974 में बनाया। ये इन्वायरमेंट का सवाल था दोस्तों, प्रॉपर इन्वायरमेंट का सवाल है। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो मानव हृदय में आपको पता होगा 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, आर्टरीज होती हैं। ठीक है, ये साइंस का सवाल है। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ये दोस्तों यूक्रेन न्यूज़ में कंटिन्यू था ही, तो ये करंट का सवाल था, डोनस्टेक, है ना, कोल वाला, जहाँ पे रशिया कब्जा करना चाह रहा था। 120 भी करंट अफेयर्स का सवाल था कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियां वाला कमल है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, सही है दोस्तों। तो देख लो, आपको हर एक चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी करंट की। तो कमल में 7 फूल बने तो इसका मतलब 7 महाद्वीप हो गए, समझ रहे हो, ये सब चीज़ें। अब 121 है, जैसे 121 आपका देख रहे होगे, 121 इतिहास का सवाल है, पुराणों से रिलेटेड। ठीक है, ये हिस्ट्री का सवाल है प्रॉपर। ये आपका फिर आपको करंट अफेयर से सवाल मिला। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को 2030 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो कौन सी थी? INS वागीर। ये आपका करंट बेस है, प्रॉपर करंट। 123 फिर पॉलिटी का सवाल है, देखिए कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं था? डायरेक्ट पॉलिटी से सवाल था कि इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, तो ये गलत है दोस्तों। ग्राम सभा को कौन मैनेज करता है? आपको पता होगा, राज्यसभा। तो सिंपल सा पॉलिटी का सवाल है। मतलब अब ये ही नहीं पढ़ना आपको कि पंचायत इस शेड्यूल में है, इस पार्ट में है, ये इस संविधान अमेंडमेंट से ऐड हुई है, ये सबसे काम नहीं बनेगा। आपको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2023। अब ये फिर करंट अफेयर्स का सवाल था दोस्तों, प्रॉपर करंट अफेयर से देखिए कि 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान हुई? डायरेक्ट करंट का सवाल था। ये भी देखिए करंट अफेयर्स का सवाल है, 2 फरवरी 2023 को
किस देश ने केंद्रीय बैंक को अपनी करेंसी नोट दी? तो ये ऑस्ट्रेलिया था। तो लास्ट के 6 से 8 महीने का करंट बहुत पूछता था, पर आर में उससे भी पीछे चला गया। एग्जाम्पल क्या है? लॉटिक इकोसिस्टम। लॉटिक मतलब क्या होता है दोस्तों? जो तैरता रहता है, तो नदी वाले को बोलते हैं, है ना। तो ये इन्वायरमेंट का सवाल था। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? तो ये साइंस का सवाल था दोस्तों। प्राकृतिक रेशम का घटक कौन है? नाइट्रोजन था। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं दोस्तों? तो समुद्री शैवाल आयोडीन के अच्छे स्रोत हैं। ये प्रॉपर साइंस का सवाल है। आयोडीन का अच्छा स्रोत होता है सीवीड्स। 129 फिर से पॉलिटी से सवाल है कि संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में। तो यूपी में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं। एकदम लड्डू सवाल था, ये सबको पता था। निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ये बताना था इसमें। तो इसमें दोस्तों कौन सी झील कौन से देश में नहीं है? तो ओनेगा झील, ये गलत हो गई, कनाडा में नहीं थी, ये आपकी रशिया में पड़ेगी, है ना। तो ये अभी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने कनाडा की सारी लेक्स आपको कराई थी, तो आप बता सकते थे इसको। अभी और वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दूंगा सब। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बताना था। तो ये देखिए मिडीवल हिस्ट्री का सवाल है। इल्तुतमिश जो थे, ये रजिया के फादर थे, ये सही था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये गलत हो जाता, ठीक है। अब ये मिडीवल हिस्ट्री में भी आपको पत्नी, जीजा, फूफा, मौसी, भैया और सबका क्या क्या टाइम है रटना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, पेपर में आते हैं ये, ठीक है। अब ये देखिए आपको करंट का सवाल डायरेक्ट दिख रहा है। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर 1 में कौन सी अति उच्च सामाजिक थे? तो ये करंट का सवाल था, कोई मतलब नहीं। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था दोस्तों, ठीक है। डेकिन यूनिवर्सिटी, ये भी आपका करंट अफेयर्स का टोटल सवाल था, करंट अफेयर्स में ये था ये। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ये आपका दोस्तों साइंस भी कह सकते हो, इन्वायरमेंट में भी कह सकते हो। आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, नियॉन, ये सब आपकी नोबल गैस आती है, एक्टीनियम नहीं है। बहुत आसान सवाल था ये। पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया है, टफेस्ट साइड बहुत रही है, नो डाउट, बहुत टफ है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव, ये किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये भी करंट का सवाल था, अनुराधा रॉय। ये भी फिल्म महोत्सव 2023 करंट अफेयर्स का सवाल था। 137 पूरी तरह से जनवरी 2023 करंट का सवाल था। चरक संहिता कितने अध्यायों में विभाजित है? ये आपका हिस्ट्री का सवाल है, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो 120 चैप्टर है और 8 सेक्शन है। कितने? 120 चैप्टर, 8 सेक्शन मिलेंगे इसमें आपको। 120 अध्याय, 8 खंड। फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये कहाँ है? ये दोस्तों जामनगर में स्टैब्लिश हुई थी। ये भी करंट अफेयर्स का सवाल था। दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? कोरियोलिस फोर्स। आसान है ये, है ना, कि नॉर्थ में इधर डिफ्लेक्ट होती हैं, साउथ में इधर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। विच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डायपेथेरिया? तो ये दोस्तों साइंस का सवाल है, टॉक्सेवॉइड, है ना। डिप्थेरिया से हमें कौन सी वैक्सीन बचाती हैं? टॉक्सॉइड्स बचाती थी। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? पॉलिटी का, बहुत आसान सवाल था, राष्ट्रपति को देता है। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा था दोस्तों इनमें से? तो इनमें से आपका नेप्थेलिन्स, ये कीटभक्षी पौधा था। ये भी पूरी तरह से इन्वायरमेंट का सवाल था, ठीक है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था। यार देखो पीसीएस का लेवल आरओ से काफ़ी कम है। आरओ का जो प्रीलिम्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड साइड है, जीएस उसकी बहुत ज़्यादा हार्ड साइड है। इवन पीसीएस के प्रीलिम्स आसान आता है, मेंस क्योंकि उसमें होता है, तो उसमें रिटन प्रैक्टिस जितने अच्छे से कर ली, डेली आंसर राइटिंग वो निकाल सकता है। प्रीलिम्स ठीक ठाक आता है इसका। 144 निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो ये भी आसान सा करंट बेस्ड सवाल था, मॉडर्ना। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस? बचपन में आपने पढ़ा होगा, साइंस का सवाल बहुत आसान था, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। भारत में जनगणना वाला सवाल ये तो हर साल आता है, कि इस साल आरओ में भी देखो आया, कि कभी पूछता है किस साल हुई, कभी पूछता है किसके टेन्योर में हुई। तो लॉर्ड मायो रेगुलर कब से हुई? 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो ये हर साल आता ही आता है, इस साल भी आया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं था दोस्तों? तो ये शेड्यूल की बात कर रहा था संविधान के। तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन थोड़ी है, वो तो 4वीं अनुसूची में है दोस्तों, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है ये बताइए? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ था ना 9वीं अनुसूची में, लैंड रिफॉर्म के ऐसे कानून जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, पर उसके लिए भी सरकार मतलब कोर्ट ने एक डेट तय कर दी थी, 24 अप्रैल 1973 तक के कानून का हो सकता है। ये सब पढ़ाया मैंने आपको, अभी फिर पढ़ाऊँगा। अब ये हिस्ट्री का सवाल था, पुरातात्विक स्थल और वर्तमान नाम क्या है इनके। अब जैसे नेवासा, नेवासा किसका नाम है? महाराष्ट्र का। ईसमपुर किसका नाम है दोस्तों? तो ईसमपुर नाम है कर्नाटक का। डिडवाना किसका नाम है दोस्तों? तो डिडवाना नाम है राजस्थान का। गुड़ियाम गुफा किसका नाम है? गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु का। तो ये हिस्ट्री का सवाल था। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू, ये आपका करंट का सवाल था दोस्तों, जो करंट में था। अब ये फिर से हिस्ट्री का सवाल हो गया कि कौन एक 1857 के विद्रोह में सही सुमेलित नहीं है?
अब देख रहे हो कितना फैक्चुअल है, एकदम डेटों का खेल है। और पीसीएस में डेट के खेल से आप नहीं बच सकते, याद करना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि ये झांसी देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी यहाँ भी 4 जून को शुरू हुआ था, ठीक है 4 जून से, तो ये गलत था। अब आपको देखिए डेट्स का खेल है और डेट्स की याद करनी पड़ेगी। तो ये था दोस्तों पीसीएस का पेपर, मैंने इसलिए आपको दिखाया कि आप पहले अगर नए हैं, पीसीएस का पेपर नहीं दिया है तो पहले इस पेपर को एक बार देखिए। अब मैं आपको सेक्शन वाइज टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन वाइज टेस्ट करेंगे हम लोग, पूरे सेक्शन वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स के, प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी मैं शुरू कर रहा हूँ मैपिंग, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग शुरू करूँगा। मैंने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका पूरा कंप्लीट कर दिया, माउंटेन, रिवर, लेक, डेजर्ट सब कुछ, आप उसको देख डालो। अब ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट शुरू करूँगा, इसमें रिवर, डेजर्ट, कंट्री, कैपिटल, कहाँ कहाँ से क्या सवाल बनते हैं सब देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ को चाहते हैं तो बताइए। बाकी जो लोग अभी भी वही रोना धोना करेंगे तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरी क्या ही गलती है, ना मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ। आयोग ने अब जांच बैठाल दिया, पेपर अगर फिर से होगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना यार, पढ़ाएंगे सब कुछ, ये बताइए। तो बताइएगा दोस्तों अगर आप कंटिन्यू इसको चलाते हैं फिर।